का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी एक विकार लिंग के ऊपर। आज जो हमारा दूसरा विकार है वो है वचन। ये एकमात्र ऐसा विकार है जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण चारों प्रकार के शब्दों पर प्रभाव डालता है या परिवर्तन में भागीदारी करता है। यह कहा जाए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषणों का एकमात्र जो कॉमन विकार है वो यही है। तो अगर प्रश्न आ भी जाए परीक्षा में तो इनमें से कौन सा विकार है जो कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण चारों का रूप परिवर्तन कर देता है, तो वो एकमात्र विकार आपका जो है वो वचन ही है। तो अब आइए हम शुरू करते हैं आज वचन को लेकर। वचन क्या होता है पहले सबसे पहले यही जानते हैं। देखिए, वचन की अगर बात करी जाए तो वचन का अर्थ होता है कहना, ठीक है, कहना या बताना। अब क्या बताना वो भी हम जानते हैं। असल में ये जो वचन शब्द लिख रहा है ये पूर्ण शब्द नहीं है। इस वचन को अगर पूर्ण किया जाए तो इसका अर्थ निकल के आएगा संख्या वचन। संख्या का मतलब गिनती और वचन अर्थात बताना। तो इसके आधार पर अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो अब देखिए, संज्ञा के रूप से, सर्वनाम के रूप से कैसे पता चलता है। देखिए, जैसे मैंने एक संज्ञा लिख दी, मैंने लिखा रात। अब ये बताइए रात एक है या एक से अधिक है? तो एक है। तो इस एक का जो बोध हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वचन की वजह से हो रहा है। तो जब कोई वस्तु एक होती है तो वो एक वचन होता है, और जब वस्तु एक से अधिक हो जाती है तो वही बहुवचन हो जाता है। हिंदी में हमारे दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए, यहाँ तक तो बहुत अच्छी से तरीके से आपको समझ में आया होगा। और सामान्य तौर पर वचन को बहुत से लोग समझते भी हैं कि बहुत सरल चीज़ है। बिल्कुल बहुत सरल है वचन, लेकिन कभी कभी हम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और हम परीक्षा में गड़बड़ कर जाते हैं। कैसे, वो देखिएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा लड़का। अब लड़का शब्द का आपसे पूछ लिया कि इसका बहुवचन बनाइए, तो बहुवचन के ऑप्शन आपको किस तरीके से देगा वो देखिए। लड़का का उसने दे दिया लड़के, लड़कों, ठीक है, लड़का और ये सभी। अब बहुवचन बनवा रहा है तो बहुत से अपना दिमाग चलाएंगे। इसी तरीके से एक वाक्य और मैं लिख दे रहा हूं, एक और प्रश्न पूछ ले रहा हूं। जैसे उसने दे दिया गाय, गाय का बहुवचन उसने दे दिया गायों। चलो गाय का छोड़ो, छात्र का ले लेते हैं, छात्र। अब छात्र शब्द का बहुवचन उसने दे दिया छात्रों, छात्र, छात्राएं या इनमें से कोई नहीं। लगाइए, आप अपने उत्तर लगाइए। इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप इसके पहले उत्तर लगा लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। चलिए, आपने अपने उत्तर लगाए होंगे, अब समझिए इसके बारे में। देखिए, लड़का शब्द का बहुवचन होता है लड़के, लेकिन अब बहुत से कहेंगे कि सर जी लड़कों भी तो होता है। तो इसका आंसर बहुत से लोग ये सभी भी लगा के आ सकते हैं, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब यहाँ आइए, छात्र शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बहुत सौ ने छात्रों लगाया होगा। अगर आप छात्रों लगाए हो तो गलत है। छात्र शब्द का बहुवचन छात्र ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब ये ऐसा कैसे हो गया कि छात्र का बहुवचन या छात्र हो गया, यहाँ लड़का का लड़कों क्यों नहीं हुआ? ये एक वाक्य के माध्यम से देखिएगा और वाक्यों में अंतर बताइएगा आप। देखिए, जैसे मैं इसी लड़का को लेकर चल रहा हूं, देखो, लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। अभी मैं एक नीचे और लिख दे रहा हूं, लड़के ने पढ़ाई की, ठीक है। अब इन दोनों वाक्यों में देखिए, अगर इस लड़का का बहुवचन बनाया जाए तो क्या बनेगा? यहां पर लड़का का क्या बन जाएगा? इसका तुरंत बनाइए, क्या बनेगा? लड़के पढ़ रहे हैं, बहुवचन हो गया। अब इसमें आइए, यहाँ क्या बनेगा? अब यहाँ पर क्या लड़के ने पढ़ाई की होगा? लड़के तो पहले से ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लड़कों ने पढ़ाई की। अब यहाँ देखिए ये क्या रूप आया। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों वाक्यों में काल को छोड़ दीजिए, यहाँ पर लड़का और इस लड़के में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? अब कहोगे कि इसमें एक ही मात्रा आ रही है, तो चलो इधर ले लो। देखो, छात्र पढ़ता है, यहाँ छात्र ने पढ़ाई की। अब जरा मुझे बताइए, इस छात्र में और इस छात्र में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? इसका बहुवचन बनाओ, क्या बनेगा? छात्र पढ़ता है, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम?
छात्र पढ़ते हैं, और यहां क्या करेंगे, छात्रों ने पढ़ाई की। बात क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत? देखिए इन दोनों छात्र में क्या अंतर है। अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं आप ध्यान से, तो यहाँ पर जो हमने दूसरे वाक्य में, ये पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य में हमने छात्र के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग किया है और ये बिना विभक्ति के है। तो यहाँ से आपको एक चीज और समझनी है, या ये चीज समझनी है कि जब भी हम किसी शब्द की बात करेंगे, शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो शब्द वाक्य में दो रूपों में प्रयोग होता है। या संज्ञा जब भी आती है तो कारकों के रूप में दो रूपों में आती है, एक विभक्ति सहित आती है और एक विभक्ति रहित आती है। तो बस यही हमें देखना है कि परीक्षा में प्रश्न आपसे विभक्ति सहित संज्ञाओं का पूछ रहा है कि विभक्ति रहित संज्ञाओं का पूछ रहा है। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं और विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन ऐसे बनते हैं। क्या इस छात्र ने पढ़ाई के स्थान पर मैं छात्र ने पढ़ाई की कर सकता हूं, या मैं यहां पर छात्रों पढ़ते हैं कर सकता हूं? चलो आप देखो, छात्र पढ़ता है, क्या आप यहां कर सकते हो? छात्रों पढ़ते हैं नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, छात्र का बहुवचन छात्रों नहीं होगा। लेकिन अगर वो इस तरीके से दे दे कि छात्र ने शब्द का बहुवचन क्या, तब आप छात्रों लगा सकते हो। तो यहां तक आपकी बात समझ में आई होगी। अब इन्हीं के कुछ नियमों को हम देख लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया विभक्ति सहित और विभक्ति रहित की बात, यहां पर हम संज्ञाओं की बात क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए संज्ञा ही शब्द मूल है किसी भी वाक्य का, क्रिया उसी पर आश्रित होती है, सर्वनाम उसी पर आश्रित होते हैं और विशेषण भी उसी पर आश्रित होते हैं। संज्ञा का जो लिंग वचन होता है उसी के अनुसार वाक्य के सभी शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाना। ठीक है, विभक्ति रहित, विभक्ति रहित याद रखिएगा। विभक्ति रहित ये नियम ज्यादा प्रभावी हैं, यही हमें लगाने हैं। बाकी के जो विभक्ति सहित वाले हैं वो आपको एक वार्निंग के तौर पर याद करने हैं कि उनको नहीं लगाना, और उनको कब लगाना है, जब वाक्य रूप दिया होगा। चलिए मैं बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। विभक्ति रहित संज्ञाओं की बात करते हैं। विभक्ति रहित मतलब साधारण तौर पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए इसमें सबसे पहला नियम आपको लेकर चलते हैं। पहला नियम क्या है इसमें, कि यदि कोई आकारांत पुल्लिंग शब्द हो, कैसा हो, आकारांत पुल्लिंग, अब आकारांत क्या होता है इसको समझिएगा। आकारांत को अगर मैं तोड़कर बताऊं तो देखो आ कार से अंत निकल कर आएगा। आकारांत का अर्थ क्या है, आकार से अंत। आ का मतलब है आ की मात्रा, कार का मतलब है उच्चारण से अंत, अर्थात वह शब्द जिसका अंत किससे हो रहा हो, आ के उच्चारण से हो रहा हो। जैसे मैं लिख दूं नाला। अब नाला शब्द देखोगे तो इसका अंत किससे हो रहा है, बड़े आ से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आकारांत बोलेंगे। और अगर मैं नाली कर दूं तो ये ईकारांत हो जाएगा। अगर मैं राम की बात करूं तो ये अकारांत है, अगर मैं रामू की बात करूं तो ये ऊकारांत है। बात यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए नियम क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि शब्द आपका पुल्लिंग है, दूसरी बात कि वो आकारांत हो। तो हम करते क्या हैं, हम करते हैं आ के स्थान पर ए का प्रयोग। ठीक है, पहला नियम मैं जरूर आपको थोड़ा विस्तार से कराऊंगा, बाकी के नियमों को आराम से समझाऊंगा। देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्दों में हम क्या करते हैं कि आ के स्थान पर ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखो एक शब्द है घोड़ा, ठीक है, और एक शब्द है आपका लड़का। अब ये देखिए ये दोनों ही शब्द आकारांत और पुल्लिंग है कि नहीं, हाँ जी आकारांत भी है पुल्लिंग भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, घोड़े, और इसका क्या हो जाएगा, लड़के। यहां तक बात आपकी समझ में आई। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं, लेकिन अगले नियम की तरफ चलने से पहले इसके कुछ अपवाद हैं वो भी देख लीजिए। अपवाद क्या है, पहले शब्द लिख दूं या नियम बता दूं। देखिए संबंधवाचक जो संज्ञाएं होती हैं या पदवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, उनके आकारांत पुल्लिंग होने पर भी बहुवचन में रूप नहीं बदलते। किनके होने पर, संबंधवाचक या पदवाचक संज्ञाओं के नहीं बनते। कैसे नहीं बनते, आपको मैं कुछ शब्द लिखूंगा आप तुरंत देख लेंगे। देखिए राजा, पिता, चाचा। अब यहां देखिए संबंधवाचक शब्द क्या है, पिता है और चाचा है, और पदवाचक अर्थात राजा एक पद है। ठीक है, क्या इनके बहुवचन में रूप बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, इनके यही रहते हैं बहुवचन में। देखो राजा आया, राजा आए, पिता आया, पिता आए,
चाचा आया, चाचा आए। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि संबंधवाचक और पदवाचक संज्ञाओं के बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होते। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। याद रखिएगा, ये चीज बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूं। अगला नियम क्या है कि आकारांत पुल्लिंग के अलावा अन्य किसी भी मात्रा से अगर कोई शब्द समाप्त हो रहा है, पुल्लिंग, अन्य मात्रा वाले पुल्लिंग शब्द के बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होते। तो अब आपके लिए गोल्डन फॉर्मूला बन चुका है कि अगर कोई पुल्लिंग शब्द है और यदि आकारांत है तो उसका बहुवचन में रूप बदलेगा, अन्य किसी भी पुल्लिंग शब्द का बहुवचन में रूप नहीं बदलता। यानी कि अन्य मात्रा वाले पुल्लिंग शब्द नहीं बदलते। कैसे नहीं बदलते, मैं इनके कुछ उदाहरण देख दे रहा हूं। देखो, एक आकारांत ले लेते हैं, जैसे अभी आपने छात्र देखा था, इसी तरीके से पति देखते हैं, इसी तरीके से बड़ी से देखिए हाथी, साधु, उल्लू। अब यहां देखिए ज्यादातर मैंने सभी शब्द लिख दिए हैं। देखो, छात्र क्या है, अकारांत है, पति क्या है, इकारांत है, हाथी क्या है, ईकारांत है, साधु क्या है, उकारांत है, और उल्लू क्या है, बड़ा ऊ से ऊकारांत है। इनका बहुवचन में रूप यही रहता है। कैसे, छात्र आया, छात्र आए, पति आया, पति आए, हाथी आया, हाथी आए, साधु आया, साधु आए, उल्लू देखा, उल्लू देखे। तो आप यहां देख पा रहे होंगे इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। तो छात्र का छात्र रहना है, पति का पति रहना है, हाथी का हाथी रहना है, साधु का साधु रहना है, और उल्लू का उल्लू ही रहेगा। कहते हैं ना, उल्लू का उल्लू ही रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उल्लू का उल्लू ही रहेगा। तो यहां तक आपके पुल्लिंग शब्दों के यही दो मेन नियम है, जिसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस इतना याद रखना है कि अगर कोई पुल्लिंग शब्द है और वो आकारांत है तो उसका बहुवचन में रूप बदलेगा, अन्यथा किसी भी पुल्लिंग शब्द का बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब हम स्त्रीलिंग के नियमों की कुछ बात करते हैं। इसमें तीसरा ही नियम मैं लिखूंगा। तीसरा नियम क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर समय भी ज्यादा व्यर्थ होगा। तो अकारांत पुल्लिंग में हम क्या करते हैं कि देखो, अ के स्थान पर ए का प्रयोग। किसका, ए का। ये वाली ए लगती है। ठीक है, देखिए कैसे, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं चलो खोल ही ले रहा हूं इनको। देखिए, रात, रात का क्या हो जाएगा, रातें। ठीक है, छोटी ए है, ये बड़ी ए नहीं है। ठीक है, बात का, बातें, सड़क का, सड़कें। तो आप समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम क्या है हमारा, ये अकारांत था, यहां आ जाएगा आपका, देखो, आ, उ और उ। अब मैं आकारांत नहीं लिख रहा हूं, आकारांत, उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के नियम। बात समझ में आ रही है। पूरा मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। आकारांत, उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हम क्या करते हैं, इनके आगे ए और जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम, इनके आगे ए और जोड़ देते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, एक एक शब्द ले लेते हैं। जैसे माला, ठीक है। उकारांत में एक देख लेते हैं हम, बड़े ऊ। पहले बड़े ऊ से समझिएगा क्योंकि बड़े ऊ से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं लिख तो चलिए सभी दे दे रहा हूं। वस्तु, देखिए, बड़े ऊ के लिए एक थोड़ा सा नियम होता है कि बड़ा ऊ जो होता है उसको हम छोटा ऊ कर देते हैं। इसी तरीके से बड़ी ई होगी तो उसको छोटी ई कर देंगे। अब इसमें हमें करना क्या है कि इनके आगे ए और जोड़ना है। तो माला का क्या हो जाएगा, मालाएं। ठीक है, वधु का क्या होगा, अब ये छोटे ऊ की कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तुएं। और जो पहले से ही छोटे ऊ की है तो छोटे ऊ की रहेगी। अब देखिए, बहुत से लोग वस्तुएं ऐसे भी लिख देते हैं और कुछ लोग वस्तुएं ऐसे लिख देते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये शुद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पांचवें नियम की तरफ चलते हैं। पांचवा नियम है कि ई या इकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, जब ई तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं तो हम करते क्या हैं कि अंत में या जोड़ते हैं।
क्या जोड़ते हैं? या जोड़ते हैं। देख लेते हैं, जैसे मति, ठीक है, या मति छोड़ो, गति ले लेते हैं क्योंकि गति हमको पकड़नी है। गति, नारी, ठीक है। देखिए गति, गति का क्या हो जाएगा? गतियां। नारी का क्या हो जाएगा? नारियां। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये तो थे आपके विभक्ति रहित संज्ञाओं के शब्द। इसी में एक और होता है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जैसे यहां लिख दे रहा हूं छठा नियम, कि इया, जिन शब्दों के अंत में इया आता है और कैसे हो, स्त्रीलिंग शब्द हो, तो करते क्या है, हम अंत में इया कर देते हैं, इया। अब अंत में यहां कैसे करते हैं? जैसे एक शब्द ले लीजिए, चिड़िया, ठीक है, गुड़िया। अब इनका क्या कर देंगे? चिड़िया का चिड़िया, और इधर क्या हो जाएगा? गुड़िया। यहां तक बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। मेरे हिसाब से विभक्ति रहित शब्दों के आप बहुवचन बनाना सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा अलग हो जा रहा हूं। अब आपसे हम बात करेंगे अगले नियम की तरफ। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर आपने आ ई ऊ की ही क्यों बात करी? तो आप ये समझिएगा कि हिंदी में ए अंत में या ए आना, ओ या ओ आना, ये स्त्रीलिंग दो कहा जाए तो बहुवचन बनाने वाले शब्द हैं। हिंदी में समझ लीजिए कि अधिकतर शब्दों के अंत में ये अगर आते हैं तो वो शब्द पहले से ही बहुवचन होते हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे जौ है, पुल्लिंग शब्द जौ। अब जौ क्या है? एक वचन है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? विभक्ति सहित। इन नियमों को आप एक तरफ लिख लीजिए और अब इन नियमों को भी आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं विभक्ति के साथ, विभक्ति सहित या विभक्ति के साथ। अब विभक्ति के साथ जब कोई शब्द प्रयोग होता है तो उसका अस्तित्व थोड़ा क्रिया के ऊपर कम पड़ जाता है और वो क्रिया पर प्रभाव नहीं डाल पाता, उसके लिंग वचन को परिवर्तित नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए यहां पर हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग इनका देखना ही नहीं है, सीधे सीधे नियम की बात करेंगे। तो देखिए, सीधे सीधे नियम की अगर बात करी जाए तो पहला नियम है कि देखो, अकारांत तथा एकारांत। ठीक है, अकारांत तथा एकारांत शब्दों में, यहां स्त्रीलिंग कुछ भी नहीं है, ना पुल्लिंग है, बस हमें क्या करना है? अकारांत और एकारांत शब्द पकड़ने हैं। तो अकारांत और एकारांत शब्दों में हम करते क्या है? तो यहां पर हम अ तथा ए के स्थान पर ओ करते हैं, ओ। ठीक है, ओ कर दो। ठीक है, बात को समझते हैं हम। यहां पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ नहीं है। देखिए कैसे, देखो अगर रात शब्द आएगा तो रात का बहुवचन क्या होता है? रातें। अभी हमने किया था रात का रातें होता है, लेकिन अब अगर रात के साथ में कारक विभक्ति आ गई, जैसे रात में, तो अब क्या इसका बहुवचन बनेगा? तो इसका बहुवचन बनेगा रातों में। ठीक है, अब हम पुल्लिंग शब्द की भी बात कर लें तो पुल्लिंग शब्द भी हम छोड़े आए थे, उनका लिंग परिवर्तन नहीं हो रहा था, छात्र का छात्र ही रह रहा था। लेकिन अगर छात्र किसी विभक्ति के साथ में आएगा, छात्र ने, तो क्या हो जाएगा? छात्रों ने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर छात्र बिना विभक्ति के आएगा तो छात्र का छात्र रहेगा, छात्र ने का आएगा तो छात्रों ने हो जाएगा। अब बात करते हैं एकारांत। अब कहां से आ गया? पहले तो नहीं था। तो एकारांत ऐसे समझिए, जैसे लड़का जब शब्द की बात करी जाए तो लड़का शब्द के साथ में जब कोई विभक्ति लगती है तो वो एक वचन में ही एकारांत हो जाता है। ठीक है, जैसे लड़के ने परीक्षा दी, तो अब ये जो लड़के शब्द है ये एक वचन में ही है। तो बात समझिएगा कि लड़का शब्द जब विभक्ति युक्त होता है, या कहा जाए आकारांत शब्द जब विभक्ति युक्त होते हैं, तो विभक्ति युक्त होने के बाद में उनके साथ में आ के स्थान पर ए कर दिया जाता है, तो ये हो गया। अब इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? लड़कों ने। बात समझ में आ गई? अकारांत तथा एकारांत मैंने दोनों दे दिए, स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग भी सभी यहां पर सम्मिलित हो गए। अब अगला नियम क्या है आपका? दूसरा नियम है आकारांत उ तथा उकारांत में। आकारांत तथा उकारांत शब्दों में अंत में क्या करते हैं? अंत में और जोड़ देते हैं।
ओ जोड़ते हैं, अंत में हम क्या करते हैं, ओ जोड़ देते हैं, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। देखिए माता, पिता, या पिता नहीं पापा ले लो, ठीक है, पापा, चाचा, राजा, देखो सबके बनाएंगे अब, ठीक है, सबके बन जाएंगे। अब देखो माता का अगर बनाया जाए तो माता का माता रहेगा, वो माता का माताएं हो जाएगा, पिता का पिताई रहेगा, पापा का पापा रहेगा, चाचा का चाचा रहेगा, राजा का राजा रहेगा। लेकिन अब विभक्ति लगा देते हैं हम, तो देखो माता ने, पिता ने, चाचा को, राजा से। अब यहां देखिए इन सबके शब्द में क्या लगा दी हमने, कारक विभक्तियां लगा दी। अब परिवर्तन करो तो यहां क्या हो जाएगा, माताओं ने पापाओं को, या पापाओं ने, अब पापा नहीं होता पिता होता तो पिताओं ने हो जाता, यहां चाचाओं ने या चाचाओं को, यहां राजाओं से। तो यहां आप देख पा रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि अकारांत एकारांत शब्दों में ये नियम है, और आकारांत उकारांत तथा अंत में ओ जोड़ देते हैं, ये इसमें नियम है। ये दोनों नियमों को अच्छी तरीके से आपको समझना है। चलिए अब इसका जो तीसरा नियम है वो देखते हैं। तीसरा नियम है ई तथा ईकारांत, ठीक है। अरे हाँ, उकारांत के उदाहरण रहेगा, माफ कीजिएगा। तो उकारांत के उदाहरण जैसे, चलो मैं यही दे रहा हूं, जैसे देखो साधु था, साधु को, तो साधु का क्या बन जाएगा, साधुओं को, ठीक है। उल्लू दिखाई दे रहा है आपको, उल्लू ने, अब मुझे पता नहीं आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है वीडियो में। चलिए उल्लू ने का क्या हो जाएगा, उल्लुओं ने, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, समझाना मेरा काम है, आप देखिए समझ में आपके आ ही गया होगा। चलिए ई तथा ईकारांत शब्दों की बात करते हैं। तो ई तथा ईकारांत में हम करेंगे क्या, कि अंत में यों जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, यों जोड़ देते हैं। शब्द देख लेते हैं, मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहां में नहीं देखना है। तो देखिए जैसे पहला था पति ने, ठीक है, पत्नी को, ठीक है। यहाँ देखो पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब पुल्लिंग एक देख लेते हैं, ईकारांत हमने रखा था हाथी से, नदी, छोटा रह गया, रीति, रीति से। अब यहाँ देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग मैंने दोनों ले लिए हैं। तो पहली बात तो वही नियम फॉलो करना है कि बड़ी को छोटी कर लेते हैं। तो पति ने का क्या हो जाएगा, पतियों ने, पत्नियों को, हाथियों से। अब हाथियों से कुचलवाना मत समझना भैया, कुचलवाया नहीं, ये एक वाक्य के तौर पर मैं प्रयोग कर रहा हूं। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, रीतियों से, ठीक है। इसी तरीके से चिड़िया का चिड़ियों हो जाएगा, इसी तरीके से बुढ़िया का बुढ़ियों हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही का प्रयोग वाक्य में भी हो जाता है। जैसे कहा जाए कि एक वाक्य में लिख दे रहा हूं, इन नदियों में कई नदियां पाई जाती हैं। अब यहां देखिए दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। एक वाक्य मैंने लिख दिया कि नदियों में कई नदियां पाई जाती हैं, तो यहां पर नदी का बहुवचन नदियां क्यों दिया है, क्योंकि इसके साथ में कारक विभक्ति नहीं है। यहां नदी का नदियों क्यों दिया है, क्योंकि इसके साथ में कारक विभक्ति है। तो ये दोनों ही नियम अलग अलग हैं, इसमें इसका नियम नहीं लगना, इसमें इसका नियम नहीं लगना। तो आपको यही चीज याद रखनी है। चलिए यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ अलग नियम की बात करता हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द हम हिंदी में होते तो बहुवचन है, लेकिन उनका प्रयोग एक वचन के रूप में कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उनका बहुवचन रूप दिखाने के लिए हमें उनके साथ में कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं, या कहा जाए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन ही रूप हमें दिखाना है, तो हम उनके साथ में कुछ अलग से शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कुछ प्रत्ययों के आधार पर भी कुछ शब्दों के बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, कुछ शब्द हैं जैसे गण है, गण है, वृंद है, लोग है, सब है, गण वृंद लोग सब, और क्या नहीं याद आ रहे, जन, ठीक है। इतने समझ लो पहले, ठीक है। देखिए गण, हाँ वर्ग और रह गया, हाँ वर्ग। अब इन शब्दों का काम क्या है,
ये सभी समूहवाचक शब्द हैं। जब ये किसी शब्द से जुड़ जाते हैं तो शब्द को बहुवचन बना देते हैं। जैसे अगर मैं यहां लगा दूं जैसे छात्र, अब वैसे छात्र का तो बहुवचन बन नहीं रहा था, बहुवचन बन रहा था लेकिन रूप परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही कहीं छात्रगण लिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये बहुवचन की बात हो रही है। तो छात्र के साथ हमने जैसे छात्रगण लगा दिया, उसी तरीके से नारी वृंद अर्थात नारियों का समूह नारी वृंद कहलाता है। उसी तरीके से तुम के साथ में हम लगा देते तुम लोग, उसी तरीके से तुम सब। अब किसी से बोलो तुम मेरे साथ चलो तो ऐसा लगता है जैसे एक से बात हो रही है, लेकिन तुम अपने आप में बहुवचन होता है। लेकिन अब हम और बहुवचन बनाना है, उसका डबल बहुवचन करना है तो तुम के साथ लोग का प्रयोग कर देते हैं, तुम सब का प्रयोग कर देते हैं। उसी तरीके से जन अगर बात करी जाए, साधु का हम बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे तो साधु के साथ में हमने क्या लगा दिया, जन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बहुवचन रूप प्रदर्शित हो गया। उसी तरीके से वर्ग, जैसे अधिकारी वर्ग होता है, अधिकारी वर्ग है तो अधिकारी अगर शब्द देखा जाए तो अधिकारी का बहुवचन तो बनना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकारी पुल्लिंग शब्द है और उसका लिंग परिवर्तन वो वचन परिवर्तन नहीं हो सकता। चलिए यहां तक आपकी बात समझ में आई। अब इससे समझिए प्रश्न में करना क्या है। देखो अभी मैंने बात करी थी कि छात्र शब्द का यह बहुवचन पूछा जाए तो छात्र का छात्र करना है, एक आएगा छात्रों, एक होता है कुछ अंधों के लिए भी होता है, अंधे मतलब देखने वाले अंधे, देखने वाले अंधे मतलब कि परीक्षा का प्रश्न आंखों के सामने रखा होता है लेकिन कुछ चीजें वो पढ़ नहीं पाते और उत्तर ऐसे ही दे देते हैं, प्रश्न नहीं पढ़ते, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो होते हैं अंधे। कैसे देखिएगा, यहां आ गया छात्राएं, ठीक है, चौथा दिया है छात्रगण। अब पूछ तो वो ये रहा है कि छात्र का बहुवचन बताओ। अब यहां अंधे, देखिए मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं कह रहा हूं, माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगाओ, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आंखों के अंधे होते हैं। आंखों का अंधा कैसे देखेगा? छात्र शब्द का बहुवचन बनाइए। अब उसने क्या पढ़ रहा है वो कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, होता है, बहुत होता है, पढ़ ही नहीं पाते, और जब पढ़ नहीं पाते तो छात्र का वो छात्राएं लगाया जाता है, तो ये होता है देखो अंधापना। तो इसलिए परीक्षा में कभी भी प्रश्न कोई आता है उसको पूरा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो छात्र का वैसे तो हम छात्र लगाकर चल रहे थे, अब यहां पर छात्रों तो होना नहीं है, छात्राएं होना नहीं है। अब बात समझिएगा, अगर छात्रगण ऑप्शन में आ गया तो इसको हमें लगाना है, फिर हम छात्र नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई, इसीलिए मैंने चीज कराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वचन से संबंधित कुछ विशेष नियमों की और बात कर लेते हैं, जल्दी से इनको मेरे को समाप्त करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ शब्द हैं जैसे एक प्रत्येक है, प्रत्येक, हर एक, जनता, भीड़। ये देखिए ये जो चार शब्द हैं ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। किसमें? सदैव एक वचन। जैसे प्रत्येक लड़की, अब प्रत्येक कहीं पर लिखा है कि प्रत्येक लड़कियां आगरा गईं या घूमने गईं, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक क्या एक विशेषण है और जब भी ये किसी शब्द के साथ लगता है तो उसको भी एक वचन कर देता है, यानी कि पूरे वाक्य को एक वचन कर देता है, क्योंकि ये सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। तो यहां क्या आएगा? प्रत्येक लड़की, ठीक है। प्रत्येक का अर्थ ही होता है एक एक का अलग अलग बोध कराना, ठीक है। इसी तरीके से हर एक है। इसी तरीके से आप देखिए जनता, जनता आई होता है, आई नहीं होता। भीड़ लगी होता है, लगी नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अक्षत है, देखिए अक्षत, दाम, होठ, अरे मेरा आज हाथ कुछ, मैं बोल कुछ रहा हूं और भाग कहीं और रहा है, ठीक है। आंसू, हस्ताक्षर, ठीक है, नेत्र, ठीक है, और अक्षर, दाम, होठ, दाम, दाम हो गए, हाँ। और क्या नाम है उसका, समाचार, अक्षर, दाम, होठ, आंसू, हस्ताक्षर, नेत्र, समाचार, दर्शन, प्राण और लोग, और एक होगा हाँ आदि। ये जो हैं ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अक्षत की बात करी जाए तो अक्षत का अर्थ होता है चावल, जो ईश्वर के चरणों में या माथे पर जो चावल लगाए जाते हैं उन्हीं को हम अक्षत बोलते हैं। तो अक्षत लगाए या अक्षत ईश्वर को
समर्पित करे या चढ़ाए। इसी तरीके से दाम मिले, होठ खुले, आंसू बहे, आंसू बहा नहीं आंसू बहे, हस्ताक्षर किए, किया नहीं, नेत्र खुले, खुले नहीं, खुले ही होगा, खुला नहीं होता। इसी तरीके से समाचार मिले होता है, समाचार मिला नहीं होता। इसी तरीके से दर्शन किए होता है, किया नहीं होता। इसी तरीके से प्राण निकले होता है, निकला नहीं होता। लोग आए होता है, आया नहीं होता। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये सदैव एक वचन में है। इनसे आपका एक प्रश्न जरूर बन जाता है परीक्षा में। अब इसमें कुछ और विशेष बात करते हैं, जैसे कुछ संज्ञाओं की बात करी जाए तो देखिए पहला नियम क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती हैं तो उनका बहुवचन बनता नहीं है। दूसरे नंबर पर आए, क्या जातिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन बनते हैं, तो जातिवाचक संज्ञाओं के ही सबसे अधिक बहुवचन बनते हैं। ठीक है, अब इसी से आप समझ लीजिए कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में पहचान ऐसे ही होती है कि जिसका बहुवचन बना पा रहे हो वो जातिवाचक संज्ञा है, जिसका नहीं बना पा रहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल का बहुवचन है कुछ, सूर्य का बहुवचन है नहीं है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ताजमहल क्या है, एक मीनार है, लेकिन मीनार का बन सकता है मीनारों, या कहा जाए मकबरा है मकबरों। ठीक है, मकबरा वैसे तो बनाओगे मकबरे में, अब मकबरे में का मकबरों में हो जाएगा आराम से। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं बनते। उसी तरीके से पदार्थवाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि पदार्थवाचक संज्ञाओं को गिना ही नहीं जा सकता, और जब गिन ही नहीं सकते तो बहुवचन बनाओगे कैसे। जैसे सोना है, क्या आप बोल सकते हो कि मैंने 4 सोने की अंगूठी बनवाई। 4 मतलब अब 4 गिन पाओगे क्या सोने को, 4 तोला तो कर सकते हो, वो तोल रहे हो। तो आप जिसको गिन नहीं सकते उसका हम वचन परिवर्तन भी नहीं कर सकते। तो पदार्थवाचक संज्ञाओं के वचन परिवर्तन नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमें इनका यही नियम रखना है कि इनका बहुवचन में रूप परिवर्तन या बहुवचन होते ही नहीं है। सदैव किसमें प्रयोग होंगे, सदैव एक वचन में प्रयोग होंगे। याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, पदार्थवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं, ये तीनों ही सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे कि मुझे गर्मी लगी, ठीक है, मुझे सर्दी लगी, अब ये गर्मी आपको लग रही है, महसूस हो रही है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी तरीके से मानवता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या इनके बहुवचन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और यदि इनके अगर बहुवचन बना दिए जाएं तो ये भाववाचक संज्ञा ही नहीं होते। तो अगर कभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए, क्या भाववाचक संज्ञा के बहुवचन होते हैं, नहीं होते। क्या पदार्थवाचक संज्ञाओं के बहुवचन होते हैं, नहीं होते। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन होते हैं, नहीं होते। बात समझ में आ गई। तो आज मेरा जो वचन का टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। संभवतः वचन से संबंधित सभी चीजें मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं। अगर फिर भी आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिखिए, अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए। मैं YouTube पर आया ही इसलिए हूँ क्योंकि YouTube पर बहुत सारे लोग उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ ही लोगों की बात करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, या कहा जाए मुझसे भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगला जो हमारा वीडियो है वो कारक को लेकर है, और कारक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें पढ़ाऊंगा जो आपने पहले कभी ना पढ़ी हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।